धन्यवाद। मैं आदरपूर्वक विनती करूंगा माननीय विश्वास पाठक जी, एडिशनल डायरेक्टर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होल्डिंग कंपनी, आपको विनती है कृपया मंच पे आइए। मैं विजेश कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट Y4D को विनती करूंगा कि सर को सम्मानित कीजिए। विश्वास जी पाठक, एडिशनल डायरेक्टर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होल्डिंग कंपनी, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं दोस्तों Y4D की ओर से। और मैं सर को विनती करूंगा कि आपका की नोट एड्रेस प्रेजेंट कीजिए। धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से स्वागत। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड प्रेजेंस। May I request Mr. Vishwas Pathak ji to present his keynote address. कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं सभी से विनती करना चाहूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अगले सेगमेंट की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हम करेंगे कीनोट एड्रेस बाय मिस्टर विश्वास जी पाठक। थैंक यू। दुनिया सारी नमस्कार भाई और बहनों, Y4D इस संस्था के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी अभी आपने महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी को सुना और उसके बाद मुझे बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरा भी भाषण थोड़ा देर सुन लीजिए। Y4D ये CSR एक्टिविटी कर रही है जिसमें स्किलिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन सभी प्रकार के काम कर रही है। करीब करीब 1 दशक से काम कर रही है और इसके साथ में हमें MSCB के नाते जुड़ने का मौका मिला है। हमारे वो पार्टनर है और उसके माध्यम से हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग ऐसे सभी प्रकार के कामों में Y4D काम कर रहा है। मित्रों, मैं यही बताऊंगा कि अभी आपने जिनको सुना, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, ये इस राज्य के ऊर्जा मंत्री भी है, एनर्जी मिनिस्ट्री भी है उनके पास में। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सभी जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने में अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि देश ने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक टारगेट लेके एक जर्नी कर रही है। उस टारगेट में हम लगभग 4 ट्रिलियन की तरफ पहुंच गए हैं और अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें करना है तो उसमें महाराष्ट्र का योगदान 1 ट्रिलियन होना बहुत जरूरी है। आज महाराष्ट्र की इकोनॉमी करीब करीब 0.6 ट्रिलियन है और मुझे पूरा विश्वास है अगले 3-4 साल में हम लोग 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। अगर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है तो हमें ये बहुत आवश्यक है कि महाराष्ट्र में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, महाराष्ट्र में आप जैसे जितने भी कारपोरेट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है हम लोग फुलफिल कर पाए। उसमें सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में महाराष्ट्र जिस प्रकार से अग्रसर है। आज पुणे से मुंबई आने के लिए 1.5 घंटा लगता है। कनेक्टिंग लिंक आपने देखा है, अटल सेतु आपने देखा है, मुंबई में मेट्रो का जो नेटवर्क बन रहा है वो भी आपने देखा है, कोस्टल रोड है। इसी प्रकार का ये पूरा डेवलपमेंट सुदूर महाराष्ट्र में हो रहा है। जैसे समृद्धि महामार्ग के माध्यम से मुंबई से नागपुर तक का अंतर केवल 6-7 घंटे का है और उसी कारण किसानों को अपना माल 5-6 घंटे तक गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत मिली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट होता है वो होता है एनर्जी का। और एनर्जी में महाराष्ट्र जिस प्रकार से काम कर रहा है,
आज देश में सभी राज्यों महाराष्ट्र को कहीं ना कहीं कॉपी कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने ऐसा क्या किया है? 2014 में महाराष्ट्र में बिजली की रिक्वायरमेंट करीब करीब 13-14 हजार मेगावाट की थी। आज वो 30,000 मेगावाट की हो गई है और अगले 8-10 साल में यह रिक्वायरमेंट 45,000 मेगावाट की होने वाली है। तो क्या महाराष्ट्र उसके लिए तैयार है? महाराष्ट्र उसके लिए पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र में आज 2 साल पहले तक, यानी स्वाधीनता के बाद में 2 साल पहले तक महाराष्ट्र में 37,000 मेगावाट के पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुए थे। लेकिन देवेंद्र जी के नेतृत्व में गत 2 वर्षों में ही 45,000 मेगावाट के पावर परचेस एग्रीमेंट्स हो गए हैं। यानी अगली जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी कदम बढ़ाया है। हमारा 2030 तक 2032 तक 85,000 मेगावाट की हमारी पूरी पावर की रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर पाएंगे। आज हमने जो एडिशनल लगभग 40,000 मेगावाट का पीपीए किया है उसमें 25,000 मेगावाट ये न्यूक्लियर एनर्जी है। आज न्यूक्लियर एनर्जी को हमको बढ़ावा देना जरूरी है। अगर फॉसिल बेस्ड फ्यूल जो कोल बेस्ड होता है, जो पोल्यूशन करता है, उसको अगर रिप्लेस करना है तो हमें न्यूक्लियर की तरफ जाना पड़ेगा। हमने पंप स्टोरेज के माध्यम से 6,500 मेगावाट का पावर परचेस एग्रीमेंट किया है। 4,000 मेगावाट थर्मल है। इस प्रकार के हमने पावर के लिए पूरी तैयारी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, साथ ही साथ एक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिन्होंने देवेंद्र जी के नेतृत्व में पावर परचेस कॉस्ट करने का सपना देखा था। पावर परचेस कॉस्ट कम नहीं हो सकती है क्योंकि जो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, सैलरीज होती है, कोल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सबके दाम बढ़ने ही है। तो हर वर्ष पावर के दाम बढ़ते ही है। लेकिन हमने एक ऐसा काम किया है जिसके कारण पावर के दाम अगले 5 साल में कम होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2026 से 100 यूनिट तक जिसका कंजम्पशन है उसके पावर के दाम ऑलरेडी 26% से कम हो गए हैं और अगले 5 सालों में सभी कंज्यूमर के दाम कम होने वाले हैं। अब दाम कम होने वाले ने क्या, आज हमें महावितरण कंपनी को पर यूनिट 8.5 रुपया की लागत होती है और ये 8.5 रुपये की लागत अगर नॉर्मल कोर्स में देखा जाए तो अगले 5 साल में ये रेट 14 रुपये तक जाएगा। तो हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो स्टेप्स के माध्यम से ये जो 8.5 रुपये है वो 8.5 रुपये पे ही पावर की कॉस्ट रहेगी। यानी पावर की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब पावर की कॉस्ट कम हो रही है। वो कैसे संभव हो गया? वो इसलिए संभव हो गया, आज 8.5-9 रुपए की जो पावर होती है पर यूनिट वो हमने सोलर के माध्यम से हम उसको 3 रुपए से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। आज 16,000 मेगावाट की पावर सोलर के माध्यम से 3 रुपए से सब्स्टिट्यूट होने वाली है। उस 16,000 में से लगभग 5,500 के सोलर पावर प्लांट लग गए हैं। महाराष्ट्र में किसानों की एक डिमांड थी कि हमें बिजली दिन में मिले। अगर बिजली दिन में चाहिए तो हमें वो सोलर के माध्यम से देना संभव था और इसीलिए देवेंद्र जी के नेतृत्व में हमने सोलर का जनरेशन दिन में चालू कर दिया। तो जो 8.5 रुपए की पावर है वो 3 रुपए में सब्सिडी होने के कारण हमारा लगभग 83,000 करोड़ पैसा बचने वाला है। अगर 83,000 करोड़ बचता है तो उसका लाभ कंज्यूमर को जाएगा। अब हम किसानों को जो पावर 1.5-2 रुपए में देते थे जिसकी कीमत 8.5 रुपए है, तो ये जो डिफरेंस होता था, ये डिफरेंस हमको स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से सब्सिडी के माध्यम से कुछ पैसा मिलता था और कुछ जो बड़े ग्राहक है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, उनके माध्यम से हमें क्रॉस सब्सिडी मिलती थी। तो क्रॉस सब्सिडी और सब्सिडी के माध्यम से हम 13,000 करोड़ रुपए बचाने वाले हैं। 83,000 करोड़ ये हम पावर परचेस के माध्यम से बचाने वाले हैं। और ये जो 16,000 मेगावाट का सोलर हम लगा रहे हैं उसमें लगभग 65,000 करोड़ का निवेश होने वाला है। करीब करीब 40,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो इस प्रकार की जो बातें हो रही है ये केवल हमारे जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस के कारण हो रही है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है
हमें महाराष्ट्र की अगर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी करनी है तो हमें पावर की भी किल्लत नहीं रहेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा होने वाला है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हम लोग निवेश ला रहे हैं, डावोस में जब हम जा रहे हैं तो अभी 3 महीने पहले ही जब मुख्यमंत्री डावोस गए थे तो डावोस में हमने 16.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किया है। तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है सबसे ज्यादा इस प्रकार के एमओयू कर रहा है, और एमओयू का जो कन्वर्जन रेट है इट इज मोर देन 80%। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र जो प्रगति कर रहा है, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश कर सकते हो। महाराष्ट्र एक उन्नत राज्य है, प्रगत राज्य है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सभी राज्यों को यही कह रहा है कि आप महाराष्ट्र को कॉपी करो। किसानों को मागेल त्याला सौर पंप, यानी ऑन डिमांड, अगर किसानों को सोलर पंप चाहिए तो हम वो भी दे रहे हैं। आज पूरे देश में 15 लाख सोलर पंप हमने लगाए हैं। उस 15 लाख में से 9 लाख केवल मात्र महाराष्ट्र में लगाए हैं, और 4 महीने पहले हमने 1 महीने में 45,911 सोलर पंप 1 महीने में लगा के गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में हमने नाम दर्ज किया है। इस प्रकार की डेवलपमेंट हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के हम कार्यकाल में कर रहे हैं। मित्रों, मैं यही कहूंगा कि पूरे दुनिया में एक प्रकार से बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भारत ये एक ब्राइट स्पॉट है, जो 11वें पायदान में था इकोनॉमिक स्टेटस में, और 11 पे से हमने 4थे तक लाया था, और वो 3रे तक जाने के भी अभी आसार दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण क्या है कि देश का एक डिसिसिव नेतृत्व जो मोदी जी के माध्यम से गए 12 साल से वो एक सशक्त नेतृत्व दे रहे हैं, जिसमें क्लैरिटी है, दिशा है, पॉलिसीज है, और जो भी सोशल रिफॉर्म्स थे, लेबर रिफॉर्म्स थे, बैंकिंग रिफॉर्म्स थे, ये सभी रिफॉर्म्स मोदी जी ने किए हैं। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भारत की तरफ देखा जा रहा है। भारत की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी वो भी बहुत अच्छी है। हमारा जो डेमोग्राफी है, हमारे पास जो यूथ पॉपुलेशन है, उसका भी हमें लाभ मिल रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 तक हम एक विकसित भारत, यानी 50 ट्रिलियन से ज्यादा हमारी इकोनॉमी रहेंगी। हम देश दुनिया में एक विकसित देश करके आगे आएंगे। उसका कारण यह है कि हम उस दिशा में जा रहे हैं। अभी ये केवल मात्र घोषणा है क्या? तो आप 2014 से देख सकते हो। 2014 में हमारा इकोनॉमी का साइज $2 ट्रिलियन था। आज 2 ट्रिलियन से हम 4 ट्रिलियन पे आ गए हैं। हमारा बजट का साइज केवल मात्र 16 लाख करोड़ था, और 16 लाख करोड़ से आज हमारा बजट का साइज 60 लाख करोड़ है। इसलिए हम ये जो पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, हम परफॉर्मेंस दिखा दे रहे हैं, परफॉर्मेंस के कारण हम लोग 5 ट्रिलियन तक जाएंगे। और 5 ट्रिलियन तक अगर जाना है तो महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन करना ही होगा। और वो कैसे होगा? तो केवल गवर्नमेंट स्पेंडिंग से नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स पार्टनर्स। उसमें से कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो खर्चे होते हैं, जब कैपेक्स के माध्यम से हम खर्चा करते हैं तो लगभग 5 to 6 टाइम्स ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर हम ऑपेक्स में करते हैं तो केवल मात्र 1 टाइम होता है। इसलिए केवल सरकार के द्वारा हम ये नहीं कर सकते हैं, हमें प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी चाहिए, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से आप जैसे पार्टनर्स भी चाहिए। और अगर हम ये कर पाएंगे तो यूथ को हमें स्किल्ड मैन पावर मिलेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मिलेगा, और हमारा जो महाराष्ट्र का सपना है देवेंद्र जी फडणवीस का 1 ट्रिलियन का, वो पूरा होगा। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा तो देश का 5 ट्रिलियन का सपना भी पूरा हो जाएगा। मैं इसके माध्यम से वाईफूड के पूरे टीम का अभिनंदन करता हूँ, और उन्होंने मुझे बुलाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।